गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 15 नाभिकीय भौतिकी। और नाभिकीय भौतिकी में हम आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने दो प्रकार की श्रृंखलाएं पढ़ी थी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो जो नाभिकीय भट्टी है वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नाभिकीय भट्टी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक नाभिकीय भट्टी का एक प्रतिरूप, एक प्रारूप दर्शाया हुआ है। इस नाभिकीय भट्टी में होता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में समझा दूं कि इसमें जो ईंधन के रूप में हर भट्टी के अंदर या हर उपकरण के अंदर ईंधन की आवश्यकता होती है। तो जो नाभिकीय भट्टी है, इस नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में हम यूरेनियम की छड़ों का उपयोग करते हैं। ये यूरेनियम की छड़ें नियमित रूप से व्यवस्थित होती है। इन यूरेनियम की छड़ों के मध्य जो भाग बचता है या जो आयतन होता है, उस आयतन के अंदर हम मंदक के रूप में भारी पानी, ग्रेफाइट इसको भर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यूरेनियम की छड़ों की बात कर रहे हैं जो ईंधन के रूप में काम में आती हैं। और इन छड़ों के आयतन के अंदर हम मंदक भर देते हैं। जो क्रोड़ का आयतन होता है उसमें मंदक भरा हुआ होता है जिसके अंदर भारी पानी या फिर ग्रेफाइट भरा हुआ होता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया के अंदर होता क्या है, हमने कहा कि जब इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों को यूरेनियम 235 के साथ क्रिया करवाई जाती है, यानी न्यूट्रॉन की बौछार यूरेनियम 235 पर की जाती है जिससे यूरेनियम का विखंडन होता है और विखंडन अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब किसी छड़ में, यूरेनियम की छड़ में विखंडन होता है तो विखंडन के दौरान क्या होते हैं, तीव्र न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। हमने अभिक्रिया में पढ़ा था कि जैसे ये है आपकी अभिक्रिया कि 92U235 पर जब आप न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो यहाँ आपको 92U236 एक अस्थायी नाभिक मिलता है, फिर बैरियम मिलता है, क्रिप्टन मिलता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन और मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब यूरेनियम नाभिक का विखंडन होता है तो नाभिक के विखंडन के दौरान तीव्र न्यूट्रॉन छड़ से बाहर निकलते हैं। अब जैसे तीव्र न्यूट्रॉन इन छड़ों से बाहर निकले तो बाहर निकलकर ये किसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मंदक के अंदर। किसके अंदर प्रवेश करते हैं, ये मंदक के अंदर। मंदक के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो मंदक के अंदर प्रवेश करने पर इनकी टक्करें मंदक के परमाणुओं से होती हैं क्योंकि यहाँ मंदक पदार्थ भरा हुआ है। तो जब यूरेनियम का विखंडन हुआ, यूरेनियम ने न्यूट्रॉन त्यागे तो न्यूट्रॉन मंदक पदार्थ में प्रवेश किए, मंदक पदार्थ के परमाणुओं से उनकी टक्करें हुई और टक्करों के पश्चात जो न्यूट्रॉन की ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। मैंने पहले बताया आपको कि जो उत्सर्जित न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। तो जब ये मंदक के परमाणुओं से टकराते हैं तो जिन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी वो ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन से घटकर तापीय ऊर्जा परास में आ जाती है। अब यहां तापीय ऊर्जा परास से क्या तात्पर्य, तापीय ऊर्जा परास से तात्पर्य है कि मिनिमम वह ऊर्जा, न्यूनतम वह ऊर्जा जो नाभिक के विखंडन के लिए आवश्यक है, हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा घटती है और ऊर्जा घटकर किस में आ जाती है, तापीय ऊर्जा परास में आ जाती है। ठीक है, अब ये जो छड़ें हैं, यूरेनियम की जो छड़ें हैं, इनके मध्य की दूरी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि जब किसी एक छड़ से न्यूट्रॉन निर्गत होता है तो वो किसी अन्य छड़ में प्रवेश करने से पहले तापीय ऊर्जा परास में आ जाता है। यानी यहां से अगर न्यूट्रॉन निर्गत हुआ तो निर्गत होने के पश्चात मंदक के परमाणुओं से टकराएगा और टकराकर तापीय ऊर्जा परास में आ जाएगा। यानी इस प्रकार 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तापीय ऊर्जा परास कहां तक होती है, 0.04 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो इस प्रकार 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट परास के न्यूट्रॉनों के किसी छड़ में उपस्थित यूरेनियम 235 नाभिकों के द्वारा अवशोषण की संभावना क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। यानी अब हमने ये कहा कि जो न्यूट्रॉन यहाँ तापीय परास में आ गए, यानी 0.04 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज में जो आ गए, उनकी यूरेनियम 238 के नाभिकों के द्वारा जो अवशोषण की संभावना है वो कम हो जाती है। कारण क्योंकि यूरेनियम 238 जो होता है वो तीव्र न्यूट्रॉनों से क्रिया करता है। ठीक है, तो यहां पर उनकी जो संभावना है यूरेनियम 238 के द्वारा अवशोषण की वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि क्रोड़ की जो ज्यामिति होती है, जो इसकी क्रोड़ है, ये जो आकार है, ये आपको आकार जो नजर आ रहा है ये क्रोड़ कहलाती है। तो क्रोड़ की जो ज्यामिति है वो इस प्रकार से होती है कि जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, जैसे हर विखंडन में 2.5 न्यूट्रॉन मिनिमम माने जाते हैं, तो विखंडन के दौरान जो 2.5 न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं या निकले हैं वो कम से कम 1 न्यूट्रॉन तो आगे विखंडन की क्रिया के लिए उपलब्ध रह जाए।
यानी इस क्रोड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह अवशोषण अगर कर भी ले तो कम से कम एक न्यूट्रॉन को यह विखंडन के लिए अवेलेबल रखे, विखंडन के लिए उपलब्ध रखे। इस अवस्था को हम पुनरुत्पादन गुणांक द्वारा अगर प्रदर्शित करते हैं तो यह अवस्था कौन सी होगी, k बराबर 1 की, यानी जिसमें विखंडन की पीढ़ी और उससे पूर्व पीढ़ी इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या लगातार क्या चलती रहेगी, समान चलती रहेगी। तो यहां पर इनकी दूरियां इस प्रकार रखी जाती है कि यहां से न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुआ, मंदक में आया, तापीय परास में आया, तापीय परास में आने के बाद दूसरे यूरेनियम के पास में गया, और इसकी जो ज्यामिति है पूरी की पूरी क्रोड की वो इस प्रकार रखते हैं कि ये 2.5 न्यूट्रॉनों में से एक न्यूट्रॉन को आगे विखंडन के लिए उपलब्ध करवा दे, अर्थात k बराबर 1 न्यूट्रॉन गुणन गुणांक की वैल्यू हमारे पास आ जाए। हम ये कहते हैं कि मान लीजिए किसी कारणवश k बराबर 1 की स्थिति की जगह पर k ग्रेटर देन 1 की स्थिति हो जाए, यानी न्यूट्रॉनों के क्षरण की दर बढ़ जाए, न्यूट्रॉन की क्या बढ़ जाए, क्षरण की दर बढ़ जाए, न्यूट्रॉन ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न होने लगे। तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं कि अगर न्यूट्रॉन की क्षरण की दर बढ़ गई तो फिर उस कंडीशन में भट्टी का ताप इतना अधिक हो जाएगा कि भट्टी के अंदर विस्फोट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो उस विस्फोट की संभावनाओं को रोकने के लिए, कम करने के लिए ये जो कैडमियम छड़ें हैं, ये वाली जो छड़ें हैं, ये छड़ें कौन सी छड़ें कहलाती है, कैडमियम छड़ें। कैडमियम छड़ें, कैडमियम क्या होता है, न्यूट्रॉनों का उत्तम अवशोषक होता है। अगर हमने ये कहा कि k ग्रेटर देन 1 की अवस्था है, k ग्रेटर देन 1 की अवस्था है अर्थात न्यूट्रॉनों के उत्पादन की दर बहुत अधिक बढ़ गई है, तो वो क्या करेगी, विखंडन पे विखंडन लगातार होते जाएंगे, अनियंत्रित अभिक्रिया हो जाएगी, ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, इस भट्टी का ताप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, फलस्वरूप भट्टी में विस्फोट की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस अवस्था में इन कैडमियम की छड़ों को भट्टी के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। ये कैडमियम की छड़ें अंदर धकेल दी जाती हैं। जब ये अंदर धकेली जाती हैं तो ये क्या करती हैं, जो न्यूट्रॉन आते हैं वो जब इनसे टकराते हैं तो ये उन न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेती है, क्योंकि कैडमियम न्यूट्रॉनों का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में अगर k ग्रेटर देन 1 है तो शीघ्रता से कैडमियम की छड़ों को उपयुक्त गहराई तक ले जाया जाता है। कहां तक ले जाया जाता है, जहां तक k बराबर 1 की स्टेट नहीं आ जाती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कैडमियम की इस छड़ों को पूरा ही अंदर प्रवेश करवा दिया, क्योंकि अगर अंदर प्रवेश करवा दिया पूरा का पूरा तो ये सारे न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेगी, अभिक्रिया रुक जाएगी। तो इन्हें इतनी उपयुक्त गहराई तक प्रवेश करवाया जाता है कि k ग्रेटर देन 1 की अवस्था किसमें परिवर्तित हो जाए, k बराबर 1 की अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर जब हमारा कार्य पूर्ण हो गया या हमारा टारगेट पूरा हो गया तो आवश्यकता पड़ने पर इन छड़ों को पूर्ण गहराई तक प्रवेश करवा दिया जाता है, जिससे कौन सी स्टेट प्राप्त हो जाती है, k लेस देन 1 की। और k लेस देन 1 की अवस्था में क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया बंद हो जाती है, भट्टी का प्रचालन बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इस पूरी अभिक्रिया में जो भट्टी में विखंडन अभिक्रिया होती है, भट्टी में विखंडन अभिक्रिया के कारण अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होने के कारण से उस ऊर्जा को हमें इस क्रोड के अंदर से बाहर निकालना है, उस ऊष्मा को इस क्रोड के अंदर से बाहर निकालना है। अगर नहीं निकाला तो ताप इतना बढ़ जाएगा कि यह विस्फोट हो जाएगा। तो यहां से इस ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उच्च दाब पर जो एक क्रोड का क्षेत्र है, ये तो क्रोड है अंदर वाली, तो ये, और इसका ये जो बाहर का क्षेत्र है ये वाला, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, पिघला हुआ सोडियम या फिर ठंडा जल उच्च दाब पर प्रवाहित करते हैं। जब आप पिघला हुआ सोडियम या ठंडा जल उच्च दाब पर इस क्षेत्र में प्रवाहित करोगे तो ये अंदर की ऊष्मा को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अंदर की ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा तो भट्टी का ताप तो क्या हो जाएगा, कम, और बाहर ये ऊष्मा पूरी की पूरी इस जल के द्वारा अवशोषित हो जाएगी। ये ऊष्मा इतनी प्रबल होती है कि जैसे जल इसे अवशोषित करता है, अवशोषित करते वो तुरंत भाप में बदल जाता है, और भाप का उपयोग किसके लिए किया जाता है, टरबाइन को चलाने में, और टरबाइन जब चलेगा तो फिर विद्युत ऊर्जा जनरेट होती है। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो नियंत्रक होता है, ये जो रिएक्टर होता है, ये पूरा का पूरा कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट की 6 से 7 मीटर मोटी दीवारों के मध्य में रखा हुआ होता है। ठीक है, इसके चारों ओर 6 से 7 मीटर मोटी सीमेंट कंक्रीट की दीवारें होती है। वो इसलिए बनाई जाती है ताकि इनसे निकलने वाले हानिकारक विकिरण वहां पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को नुकसान ना पहुंचा दें। तो ये आपका पूरा का पूरा नाभिकीय रिएक्टर है। ठीक है, 2 मिनट में दोबारा डिक्टेट कर देता हूं, उसको ढंग से समझिएगा। इसके अंदर होता क्या है, ईंधन के रूप में सबसे पहली चीज, नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करने वाली युक्ति है।
नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए इस नाभिकीय रिएक्टर को काम में लिया जाता है। ठीक है, यहां पर जो ईंधन है, ईंधन के रूप में हम यूरेनियम छड़ों का उपयोग करते हैं जो नियमित रूप से इस रिएक्टर में व्यवस्थित रहती हैं। इसका जो क्रोड़ क्षेत्र है, ये क्रोड़ है, ये वाला भाग कौन सा है, क्रोड़ भाग, ये जो पूरा चल रहा है ये इस तरह से, ये क्रोड़ भाग है। इस क्रोड़ के आयतन के अंदर क्या भरा हुआ होता है, मंदक। मंदक के रूप में हम भारी जल या ग्रेफाइट भरा रखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि जब यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो यूरेनियम 235 यानी ये वाला, इसका विखंडन होता है। विखंडन होने के दौरान तीव्र न्यूट्रॉन, तीव्र वेग वाले न्यूट्रॉन, तीव्र ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तीव्र ऊर्जा कितनी होती है न्यूट्रॉनों की, 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के ऊर्जा के न्यूट्रॉन, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तक के न्यूट्रॉन यहां से मुक्त होते हैं। ये न्यूट्रॉन मुक्त होकर किसके अंदर आते हैं, मंदक के अंदर, और मंदक के अंदर आकर मंदक के परमाणुओं से टकराते हैं। मंदक के परमाणुओं से टकराएंगे तो जो ऊर्जा इनकी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी उससे घटकर ये तापीय ऊर्जा परास में आ जाते हैं। और तापीय ऊर्जा परास कितनी होती है, 0.04 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की। ठीक है, इस ऊर्जा परास के न्यूट्रॉनों का यूरेनियम 238 के द्वारा अवशोषण नहीं किया जा सकता। ठीक, तो अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जब ये न्यूट्रॉन तापीय परास में आ गए तो उसके बाद में ये जो आपका क्रोड़ है, इस क्रोड़ का आकार इस तरह से रखा जाता है कि उन न्यूट्रॉनों में से कम एक न्यूट्रॉन आगे विखंडन के लिए उपलब्ध रह सके। बाकी न्यूट्रॉनों को ये अवशोषित कर लेती है या फिर उनका पलायन हो जाता है। तो एक न्यूट्रॉन अगर आगे विखंडन के लिए अवेलेबल रहा तो हर बार एक पर एक न्यूट्रॉन मिलता जाएगा। तो इसका मतलब वो अभिक्रिया कैसी चलेगी, नियंत्रित, और उसके लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान कितना हो जाएगा, k बराबर 1। ओके, अब अगर यदि किसी कारणवश हमने कहा कि न्यूट्रॉन के क्षरण की दर बढ़ गई, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो फिर क्या होगा, अंदर की अभिक्रिया नियंत्रित हो जाएगी। अनियंत्रित हो गई तो भट्टी का ताप उच्च हो जाएगा, भट्टी का ताप उच्च हो गया तो विस्फोट की संभावना बढ़ जाएगी। तो उस संभावनाओं को रोकने के लिए हम कैडमियम की छड़ें जो होती हैं, कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा उत्तम अवशोषक होता है, यह चीजें भी याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। कैडमियम न्यूट्रॉन का उत्तम अवशोषक होता है। तो कैडमियम की छड़ों को हम इसमें भट्टी के अंदर उपयुक्त गहराई तक प्रवेश करवाते हैं। उपयुक्त गहराई तक कब तक प्रवेश करवाते हैं, जब तक कि k ग्रेटर देन की 1 की अवस्था किस पर नहीं पहुंच जाए, k बराबर 1 की अवस्था तक नहीं पहुंच जाए, तब तक हम इसे अंदर तक प्रवेश करवाते जाते हैं। अगर हमें अभिक्रिया बंद करनी है या नाभिकीय भट्टी का प्रचालन बंद करना है तो कैडमियम की छड़ों को पूरी गहराई में प्रवेश करवा दिया जाता है, जिससे सारे न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेती है और अभिक्रिया बंद हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर जो यहां अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अनाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान अथाह ऊर्जा उत्पन्न होती है, फलस्वरूप अंदर का ताप बहुत अधिक हो जाता है। तो उस ताप को कम करने के लिए इस क्रोड़ के चारों ओर या तो सोडियम, पिघला हुआ सोडियम, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। ये ठंडा जल क्या करता है, इस अंदर की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, और जब ये अवशोषित करता है तो वो जल तुरंत किस में बदल जाता है, भाप में। भाप में बदल जाता है तो उस भाप का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, टरबाइन को चलाने में, जिससे विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक, अब इस नाभिकीय भट्टी के जो चारों ओर सीमेंट कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है। वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इससे निकलने वाले हानिकारक विकिरण वहां कार्य करने वाले व्यक्तियों को हानि ना पहुंचाएं। तो ये आपका पूरा का पूरा नाभिकीय रिएक्टर है। अब अगर हम ये कहते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग क्या क्या है, नाभिकीय भट्टी के उपयोग क्या क्या है, तो सबसे पहला उपयोग तो विद्युत उत्पादन में, विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करने में किया जाता है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के रेडियो समस्थानिक इससे प्राप्त होते हैं, यूरेनियम 238, 239 इससे प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा, शोध कार्य करने में या फिर न्यूट्रॉन पुंज प्राप्त करने में हम नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो यह है आपका पूरा का पूरा नाभिकीय रिएक्टर। ओके, थैंक यू।